एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये उसका सेकंड पार्ट है। डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की जो शुरुआत है वो 1921 जनवरी में हुई थी। हर प्रकार के लोग आए थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, और सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही डिमांड थी, वो है स्वराज, मतलब होता है देश की आज़ादी। द मूवमेंट इन द टाउन, इस मूवमेंट की शुरुआत मिडिल क्लास फैमिली से हुई थी। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हज़ारों जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। और जितने भी टीचर थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने अपने काम अपने स्कूल से या कॉलेज से, प्रोफेसर थे, सबने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर थे, गिव अप देयर प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, अपनी प्रैक्टिस पर काम करना बंद कर दिया। और जो इलेक्शन काउंसिल्स थे, मतलब जितने भी परिषद थे, उन सबका बाइकआउट किया गया, केवल मद्रास को छोड़कर, क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी बनाई गई थी जो कि नॉन ब्राह्मण ने बनाई थी। उनका ऐसा मानना था कि आ, इसमें एंट्री करने के लिए एक अवसर है, जिसमें मतलब जहाँ तक सिर्फ ब्राह्मणों को ही जो बर्थ राइट मिलते हैं, उनके अलावा मतलब इनके पास ये एक मौका था, इसीलिए मद्रास में इसका बाइकआउट नहीं किया गया था। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में हुआ था, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया में, मतलब आर्थिक रूप से इंडिया पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। अब लोग बागों ने क्या करा, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। जो लिक्वर शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उन्हें पिक्ड कर लिया गया। और फॉरेन कपड़े, जो विदेशी कपड़े थे, उनको जलाया गया। जो विदेशी सामान थे, उनको जलाया गया। शराब की दुकानें पिक्ड करने का मतलब क्या होता है, पिक्ड करने का मतलब रास्ता रोक लेना। मतलब सपोज़ ये शराब की दुकानें हैं, अपन ने दुकान वाले से कुछ नहीं बोला, दुकान वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं करा, दुकान वाले से ये नहीं बोला कि भाई तुम शराब की दुकान बंद कर दो। इसके दो रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। अपन ने सीधा सीधा रास्ते ही बंद कर दिया, मतलब दुकान वाले से कुछ नहीं बोला, रास्ते रास्ते बंद कर देखो, मतलब उसी को बोलते हैं पिक्ड करना। और जो इम्पोर्ट है, जो विदेश से सामान आता था 1921 1922 के टाइम पर, जो वो लोग अंग्रेज़ लोग जो 102 करोड़ का बिजनेस करते थे, और उनका जस्ट आधा हो गया, 57 करोड़ हो गया। मतलब जो विदेशी 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 कपड़े आते थे, उन लोग का जो बिज़नेस था, टर्नओवर था, वो 102 करोड़ का करते थे। लेकिन जब बाइकआउट करा विदेशी कपड़ों का, तो उनका जस्ट बिज़नेस आधा हो गया, 57 करोड़ का हो गया। और जितने भी मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, उन सब ने ये फॉरेन गुड्स को लेकर, किसी ने फॉरेन गुड्स पे इन्वेस्ट नहीं करना, फॉरेन गुड्स का माल बेचना नहीं है, उन्होंने भी पूरा बाइकआउट करा। जब बाइकआउट मूवमेंट और फैला, तो लोग बागों ने क्या करा कि अब इंडियन कपड़ों को पहन मतलब अब इससे जब बाहर के कपड़ों को बायकॉट करने लगे, तो इंडियन के कपड़े, मतलब इंडियंस को फ़ायदा हुआ। जो इंडिया में कपड़े बनते थे, वही कपड़े पहनने जाने लगे। और जो इंडियंस लोग थे, अब उनको भी प्रॉफिट होने लगा बिजनेस में। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये लंबे समय तक नहीं चला। ये शहरों में थोड़ा सा, ये अब ये मूवमेंट कुछ टाइम के बाद स्लो हो गया, क्योंकि उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिश के जो कपड़े हैं, हमने बायकॉट किए इंडियंस लोगों ने। लेकिन उसके अल्टरनेट प्लान क्या है, मतलब फिर क्या फिर कौन से कपड़े पहने, फिर खादी के कपड़े पहनने थे। जो खादी के कपड़े थे, वो थोड़े से महंगे होते थे, जो अंग्रेज़ों के कपड़े थे, तो इसको जो गरीब लोग हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर कर सकते थे। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो बायकॉट का मूवमेंट है, कब तक चलता है, लंबे समय तक तो ये नहीं चल पाया। और ऐसे ही जो मतलब ऐसे ही जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का तो बायकॉट कर रहे हैं हम, उसके अलावा फिर हम क्या करें, मतलब उसके या तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम भई अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो हम इंडियन स्कूल हों, तो मतलब इंडियन स्कूल होने चाहिए। हम जैसे ब्रिटिश के कपड़े नहीं पहन रहे, इंडियन कपड़े हों। ऐसा तो है नहीं एक एक दिन में फैक्ट्री बन जाएगी, एक दिन में ही काम चालू हो जाएगा, 2-3 दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में सारे कपड़े पहुंच जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशन का बायकॉट लंबे समय तक नहीं नहीं चल पाया। और जो सेटअप थे, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन में, वो काम थोड़ा स्लो था, मतलब वो चल रहा था लेकिन स्लो चल रहा था। फिर स्टूडेंट्स और टीचर भी अपने वापस स्कूल की तरफ जाने लगे। और जो वकील लोग थे, उन्होंने भी अपनी भैया कोर्ट की जो प्रैक्टिस होती है, उसको चालू कर दिया। रेबेलियन इन द कंट्री साइड का मतलब होता है जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कंट्री से जो मेन शहर से थोड़े से दूर थे, जो रूरल एरिए थे। गाँव में इनकी क्या कंडीशन थी, अब जब ये जो आंदोलन है, मतलब आज तो फिर भी समय डिजिटल है, मतलब जो भी कोई स्कीम आती है सरकार की, तो वो 1 घंटे एक 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 ही दिन में, 1 घंटे में
ऑल ओवर इंडिया में फैल जाती। लेकिन ये जो आंदोलन है उस टाइम पर इसको फैलने में, गाँव तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा था। जब ये गाँव तक पहुँचा, जब ये आंदोलन, तो वहाँ के लोग बाग भी, गाँव के जो आदिवासी थे, गाँव के जो आम लोग थे, वो लोग भी इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ते गए थे। अवध में एक मूवमेंट हुआ था किसानों के लिए, किसानों का, जिसमें रामचंद्र ने इनको लीड करा था। मतलब बाबा रामचंद्र ने इनको इनके लीडर थे। वो जो थे बाबा रामचंद्र, ये फिजी में इंडेंटेड लेबर का भी काम कर चुके थे। इंडेंटेड लेबर का मतलब होता है, उस टाइम पर 1920 1921 में, उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ हुकूमत करके रखी थी, जिन जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, जहाँ लेबर की ज़रूरत होती थी तो यहाँ से वहाँ सप्लाई कर दिया करते थे। जैसे बहुत बहुत सारे देश हैं वेस्ट, कहीं ना कहीं जैसे कहीं ज़रूरत पड़ी तो इंडिया से लेबर उठाया तो वहाँ पे ले गए। तो इन्हें कहते थे इंडेंटेड लेबर। और ये जो मूवमेंट था, ये ताल्लुकदार जो ज़मींदार होते, लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके खिलाफ था, जो कि किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, हाई रेंट टैक्सेस लगाते हैं किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा, तो उनके खिलाफ था। और किसानों को बेगारी करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। बेगारी का मतलब होता है बेकार करना, उस चीज़ को, काम करो तुम हमारा, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, मतलब फ्री में काम करो हमारा, सीधी बात। हमारी भैया खेत का हल जोतो या खेत की कटाई करो, इसका पैसा नहीं मिलेगा, तुम तो कर दो। तो ये सब भी काम करना पड़ता था। और उन्हें किसी भी स्थान पर एक फिक्स्ड जगह पर रहने नहीं दिया जाता था। मतलब उनको हर 6 महीने, साल भर बाद उनकी जगह बदल दी जाती थी। वो इसलिए, ताकि वो एक जगह टिक गए तो वो ज़मीन उनकी मानी जाएगी। तो इसीलिए, ताकि उन पर ज़मीन पर किसी प्रकार का कब्ज़ा ना हो जाए, उनकी ज़मीन ना हो जाए, तो उनको किसानों को हर 6 महीने में, साल भर बाद हटा दिया जाता था। और जो किसान हैं, उनकी जो डिमांड यही थी कि भैया बेगारी, जो टैक्स वैक्स कम हो, बेगारी पर अबॉलिश लिया, बेगारी ख़त्म की जाए। और जो ज़मींदारों ने जो रिप्रेसिव, दमनकारी पॉलिसी कर रहे हैं किसानों के ऊपर, वो सब ख़त्म हो। और कई सारी जगहों पर नाई और धोबी को बंद कर दिया गया। मतलब पंचायत में ये बोल दिया गया कि कोई भी नाई, कोई भी धोबी इनको सर्विस किसी प्रकार की नहीं देगा। इसी बात को ध्यान ध्यान में रखते हुए, और 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने एक अवध के गाँव में एक दौरा किया था। अवध के गाँव गए थे, वहाँ विलेजरों से बातचीत की, गाँव वालों की दुख तकलीफ़ समझी कि क्या क्या दिक्कतें हैं। और अक्टूबर के महीने में उन्होंने अ, किसान सभा का आयोजन किया था, जिसका जो हेड थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे, और भी कुछ थे। और महीने भर के अंदर ही इसकी लगभग 300 ब्रांचें बन गई थी। बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो इस आंदोलन को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जो कांग्रेस के जो लोग थे, वो थोड़ा सा इस बात से थोड़ा अनहैप्पी थे। और जब धीरे धीरे और फैला, 1921 में जो ताल्लुकदार थे, जो ज़मींदार लोगों के घर पर अटैक कर दिया गया, बाज़ार को लूट लिया गया। जो अनाज भंडार होते हैं, जो जहाँ पे गेहूँ रखा जाता है, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया गया। और गांधी जी का नाम लेकर ये पूरा फैला दी गई चारों तरफ बात है कि भैया, गांधी जी ने कहा है कि अब कोई टैक्स नहीं देगा किसी भी प्रकार का, और जो ज़मीनें हैं गरीबों में बांट दी जाएंगी। मतलब अपनी जो इच्छाएं थी, वो जो चाहते थे, महात्मा गांधी का नाम लेकर वो ये आदेश देने लगे थे। जो ट्राइबल पीजेंट थे, मतलब जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने गांधी जी के स्वराज का मतलब अलग ही निकाल लिया। मतलब गांधी जी ने जो कहा था कि हमें स्वराज चाहिए, उसका मतलब आदिवासी किसानों ने अलग ही निकाल लिया। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में एक गोरिल्ला वॉर हुआ 1920 में, जिसका मतलब कांग्रेस कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन ने इन आदिवासियों के जंगलों पर, मतलब किसी भी प्रकार की जो फॉरेस्ट एक्टिविटी होती, चाहे वो फल बीनना, पत्ते बीनना, लकड़ियाँ बीनना, उस काम के लिए उन सब पर बैन लगा दिया था। ना ही आप अपने जानवरों को चरा सकते थे। तो इसका जो इम्पैक्ट उनके जीवन पर पड़ने लगा था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों को, जो आदिवासी किसान हैं, उनको फोर्स किया गया बेगारी करने के लिए, जब रोड बनना था, बेगारी मतलब होता है कि वही, जब पैसा नहीं मिलेगा काम करो, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट जिसके अंडर अंडर में किया था, एक अल्लूरी सीताराम राजू थे, मतलब इन्होंने इसको लीड करा था, ये जो आंदोलन, मतलब जब उन्होंने, वहाँ के किसानों ने
एक विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। तो इनका ऐसा मानना था कि इनके पास स्पेशल पावर है, ये ठीक कर देते हैं किसी भी बीमारी को, और इनके ऊपर मतलब इन पर गोली वगैरह का भी असर नहीं होता। राजू का ऐसा मानना था कि वो भगवान के अवतार हैं, और गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया उनसे उनसे काफ़ी इंस्पायर हैं, और उन्होंने खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित करा, और उसके साथ गिव अप देयर ड्रिंकिंग, मतलब शराब पीने के लिए मना करा, मतलब शराब नहीं पीनी है बल्कि इंडिया का कपड़ा खादी और खादी पहनो। और उसी टाइम पे वो अहिंसा का विरोध करते थे, मतलब कहते थे, मतलब उनका ऐसा मानना था कि आज़ादी है जो मिलेगी हमें वो नॉन वायलेंस, मतलब लड़ झगड़ के ही मिलेगी, और इसलिए उन्होंने अ, पुलिस स्टेशन पर अटैक करा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक करा, और जो अपना गोरिल्ला वार है उसको कंटिन्यू रखा स्वराज के लिए। राजू को 1924 में मतलब पकड़ लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उन्हें फांसी दे दी गई, और तब तक वो अपने जो ग्रुप है अपने गांव में, अपने एरिया में, वो एज अ हीरो बन चुके थे। स्वराज इन द प्लांटेशन, मतलब जो प्लांटेशन में वर्कर काम करते थे उनकी नज़रों में स्वराज कैसा था। उनकी नज़रों में जो स्वराज था वो थोड़ा सा अलग था, जो गांधी जी की नज़रों में स्वराज था, लेकिन जो वर्कर की नज़रों में स्वराज था, दोनों के नज़रिए में स्वराज के मतलब अलग अलग थे। जो प्लांटेशन लोग थे उनको, उनकी जो आसाम में जो प्लांटेशन में वर्कर थे, उन्हें ऐसा लगता था कि स्वराज आएगा तो हम फ्रीली मूव मूव कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि हम अपने गांव में इजीली आ जा सकते हैं, अपने गांव के जो पेरेंट्स हैं गांव में जहाँ पे फैमिली रहती है हम उनसे इजीली संपर्क कनेक्ट रहेंगे। एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में। इस एक्ट में ये था कि जो प्लांटेशन में जो लेबर काम करते हैं वो विदाउट परमिशन आ जा नहीं सकते थे, लेकिन उनको परमिशन बहुत रेयरली मिलती थी, मतलब साल या 2 साल में एक आध बार बहुत रेयरली उनको अपने गांव जाने को मिलता था। तो उन्हें लगा कि स्वराज आ जाएगा तो हम इजीली अपने गांव मूवमेंट आ जा सकते हैं। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यार अब तो गांधी राज आएगा और हर व्यक्ति को ज़मीन मिलेगी अपने गांव में, और वो अपनी मतलब खुद खेती कर सकेगा। और ये सोचकर वो लोग जाने लगे सब छोड़ छाड़ कर, लेकिन बीच में स्ट्राइक हड़ताल वगैरह चल रही थी, और उन मज़दूरों को वर्करों को बीच में पकड़ लिया, और बाद में उनको पीटा भी। जो विज़न था, मूवमेंट था, जो मतलब जो मूवमेंट का विज़न था वो कांग्रेस के लिए डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल था, और जो बागवानों ने जो लेबर थे उनके लिए स्वराज का मतलब अलग ही था। उन्हें ऐसा लगता था कि अब सारी हमारी मुसीबतें, सारी समस्याएँ सारी ख़त्म हो जाएँगी, और वो इसके साथ-साथ वो गांधी जी का नाम भी गुनगुनाते थे, चैंट किया करते थे, और नारे लगाया करते थे गांधी जी के नाम के, स्वराज भारत के। और इनडायरेक्ट तरीके से वो जो ऑल ओवर इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से वो इन मूवमेंट से जुड़ जाया करते थे। और ये जो मूवमेंट है फिर मतलब जुड़ने के बाद ये लोकल स्तर पे नहीं रह सकता था, मतलब ये जब ये इंडिया लेवल के मूवमेंट से जुड़ जाते थे तो ये ऑलरेडी नेशनल लेवल का मूवमेंट हो जाता था, फिर ये छोटे स्तर का मूवमेंट नहीं रहता था। ये चोरी चोरा इंसिडेंट की एक फ़ोटो दी हुई है जो 1922 में हुआ था। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। 1922 फरवरी में गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, क्योंकि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हिंसक होता जा रहा था, और उन्हें लगता था कि अब जो मतलब हमारे साथ जो टीम में हैं, जो हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, जो भी सत्याग्रही हैं, उनको थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि भाई सत्याग्रह किस तरह किया जाता है, क्या होता है सत्याग्रह, मतलब उनको थोड़ा इस बारे में कि आंदोलन कैसे किया जाता है, प्रोटेस्ट कैसे किए जाते हैं, ये सब सिखाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लीडर थे वो इस टाइप के स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो काउंसिल के जो इलेक्शन थे वो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि यही एक रास्ता है कि मतलब काउंसिल से जुड़कर ही कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में समझें, अगर कुछ गलत है तो उनसे आर्गुमेंट करें, और ये पूरा मतलब डेमोक्रेटिक नहीं है। जो सी आर दास हैं, जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में रहकर ही स्वराज पार्टी का गठन किया, और
जो लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लीडर थे कि उस टाइम पर फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। पार्टी में जो इंटरनल डिबेट चल रही थी, आपस में जो बहस चल रही थी, इसने 1920 तक पार्टी को एक प्रकार से रीशेप्ड ही कर दिया। पहले तो ये है जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डिप्रेशन था, मतलब जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी पूरी दुनिया, एक तो वो था। उसके ऊपर से एग्रीकल्चर प्राइसेस सारे कम, 1926 में एग्रीकल्चर प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा, और 1930 तक पूरा कोलैप्स ही हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और एग्रीकल्चर की जो प्राइस हैं वो गिरने लगे, एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, और किसान जो है अपने जो टैक्स वगैरह देने में भी कैपेबल नहीं थे, और 1930 तक जो गांव की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जो टोरी गवर्नमेंट उसके अंडर में सर जॉन साइमन को लाया गया था, इसलिए ताकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, मतलब जो आंदोलनकारी जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे, उनको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, उनके फंक्शन को समझना, और उन्हें उनमें क्या क्या बदलाव ला सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे के सारे विदेशी थे। जब साइमन कमीशन, मतलब साइमन जब इंडिया में आया 1928 में आया, तो लोगों ने स्लोगन लगाए, नारे लगाए, साइमन गो बैक, मतलब गो बैक साइमन। और इसमें कांग्रेस के लीडर थे, मुस्लिम लीग के भी कई सारे लोग थे जो इसमें जुड़े हुए थे। इस आंदोलन को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, जो वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन, उसने अक्टूबर 1929 में एक बात कही थी कि डोमिनियन स्टेटस राउंड राउंड टेबल हम ये इसकी करेंगे, राउंड टेबल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे कांग्रेस के जो लीडर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, और कांग्रेस के लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो और ज़्यादा इससे, और मतलब इनकी जो पार्टी के लोग बाग हैं और ज़्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन जो लिबरल लोग थे, मॉडरेट थे, वो इसमें इस बात से एग्री हो गए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी इस राउंड टेबल में। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, और ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे और शपथ लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। लेकिन इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी थी लोग बागों ने, और इसी के लिए गांधी जी ने इसको एक अलग तरीके से शुरू करने के लिए, एक अलग तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जोड़ने के लिए कुछ कदम उठाए थे। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने नमक को एज अ पावरफुल सिंबल की तरह लिए, अपने देश की यूनिटी के लिए, मतलब देश को एक करने के लिए उन्होंने नमक का सहारा लिया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को। इस लेटर में उन्होंने अपनी 11 मांगें रखी थी। इनमें से कुछ मांगें तो थी वो सामान्य थी, और कुछ थी वो स्पेसिफाई थी, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट और जो किसान थे उनके लिए। इस मांग के थ्रू वो सोसाइटी को एक करना चाहते थे, एक मतलब पूरी अमीर गरीब गरीब को सबको एक करना चाहते थे। उनका उद्देश्य ये था कि इस आंदोलन में सभी लोग जुड़ें। यदि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लेटर लिखते तो वो गरीब लोग जुड़ते नहीं, यदि गरीबों के लिए लेटर लिखते तो वो इंडस्ट्रियल लोग, अमीर लोग जुड़ते नहीं। नमक का सहारा इसलिए लिया कि क्योंकि नमक जो है हर आदमी खाता है, हर आदमी यूज़ करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर आदमी इसका यूज़ करता है। और उन्होंने इस पर सॉल्ट टैक्स और नमक पर जो टैक्स लगता था उसे ख़त्म करने के लिए बात रखी थी। और इसको सभी वर्ग के लोग खाते हैं, अमीर और गरीब। और ये हम मतलब सबके ही घर में यूज़ होने वाला कॉमन सी चीज़ है। और ये जो नमक पर टैक्स लगता था, जो अंग्रेज़ों ने लगाया था, ये बहुत ही दमनकारी पॉलिसी थी, जो दमनकारी डिसीज़न था, बहुत ही रिप्रेसिव डिसीज़न था अंग्रेज़ों का। गांधी जी का ये जो लेटर था एक अल्टीमेटम की तरह था, मतलब एक अंग्रेज़ों को चेतावनी दी थी उन्होंने। यदि उन्होंने 11 मार्च तक उनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं करा, तो वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे, और इसमें एक यात्रा की तरह था। लेकिन जो इरविन था उसने इस बात को नहीं माना, मतलब उनकी बात को नहीं लिया, और महात्मा गांधी ने अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी अपने 78 ऑफ ट्रस्टेड वॉलेंट्री
78 ट्रस्टेड वॉलंटरी मतलब होता है कि जो गांधी जी के काफ़ी भरोसेमंद थे और जो उस टाइम पे वज़नदार थे, मतलब अच्छे खासे मतलब नाम रखाते थे। मतलब कोई आम आदमी नहीं थे, जो उनके ट्रस्टेड थे, जो अच्छे खासे जो सीरियस हैं देश को लेकर, आज़ादी को लेकर, उनके साथ। ये जो मार्च थी, मतलब ये जो यात्रा थी 240 मील की थी। वो यात्रा शुरू होनी थी गांधी जी के आश्रम, गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, वहाँ से लेकर गुजरात के डांडी डांडी तक। और ये यात्रा 24 दिन तक चली, मतलब हर दिन 10 मील चलते थे। और जहाँ पर भी वो रुकते थे और उन्हें सुनने के लिए हज़ारों लोग आ जाया करते थे, और उनका जो देते थे, समझाते थे स्वराज के बारे में, और बाकी सारे लोग सुनते थे। और उनका कहना था कि हमें अंग्रेज़ों को फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी। वो 6 मार्च को गांधी जी अपनी टीम के साथ जो जितने भी वॉलंटरी थे, 6 मार्च को वहाँ पहुँचे, और उन्होंने समुद्र का पानी थोड़ा सा खारा होता है, तो समुद्र के पानी को उबाला, तो पानी जो है भाप बनकर उड़ गया, तो बचा नीचे बच गया नमक। इसका मतलब होता था कि हम जो अंग्रेज़ों ने नमक के खिलाफ टैक्स लगाए, हम उस पॉलिसी के खिलाफ, उस एक्ट के अगेंस्ट हैं हम। तो ये नमक बनाने का मतलब ये था, मतलब इस सेंस में उन्होंने नमक बनाया था। यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा सा अलग था। अभी अलग कैसे था? जो इंडियंस थे उनसे बोला गया कि तुम्हें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो रहना ही है हमेशा। मतलब जो ब्रिटिश जो सामान वगैरह बनाते हैं, उनकी हर चीज़ का बहिष्कार तो करना ही है। उसके साथ साथ तुम्हें जो कानून वगैरह बनाते हैं उनको भी तोड़ना है। मतलब जो कानून के जो ब्रिटिश इंडियंस के खिलाफ जो कानून बनाते हैं, उन कानून को भी ब्रेक करना है। हज़ारों लोगों ने जो नमक कानून था, उस नमक कानून के खिलाफ मोर्चे निकाला। और जो गवर्नमेंट फैक्ट्री हैं, और जो ब्रिटिश ने जो नमक फैक्ट्री बनाई थी, उनके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा। और ये मूवमेंट जब और फैला, तो फॉरेन क्लॉथ का भी बाइकआउट करा। जो शराब की दुकानें हैं उनको पिक्ट कर लिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। और किसानों ने फिर जो अपना टैक्स चुकाने के लिए मना कर दिया गया, और एक चौकीदार टैक्स होता है, उसको भी मना कर दिया गया। और कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और अब लोग बाग जो किसान लोग हैं रिज़र्व फॉरेस्ट में घुसने लगे थे। मतलब एक फॉरेस्ट बना बना दिया था गवर्नमेंट ने कि भैया यहाँ पे कोई आम व्यक्ति अपने जानवरों को लेकर नहीं चढ़ सकता, यहाँ की लकड़ियाँ नहीं बीन सकता, जंगलों के फल नहीं ले सकता वो। तो अब गांव वालों ने इनका भी विरोध किया, और वो जंगलों में घुसने लगे, अपने जानवरों को चराने लगे, फल बीनने लगे, फल लेने लगे, लकड़ियाँ लकड़ियाँ भी बीनने लगे। जब भी प्रोटेस्ट और बढ़ा, तो सरकार को टेंशन होने लगी, तो उसने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कांग्रेस के जो लीडर थे उनको गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया। और कई सारी जगह लड़ाई झगड़े भी हुए। 1930 अप्रैल में एक खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि महात्मा गांधी के साथी, उनको गिरफ्तार कर कर लिया गया। तो तो भीड़ ने, आम लोगों ने गुस्से में आकर, जो पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे कार कार जलाई, पुलिस पर फायरिंग की। इसमें कई सारे लोग मारे भी गए थे। और एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर महात्मा गांधी की गिरफ्तार करने के बाद शोलापुर में काफ़ी अटैक हुआ। म्यूनसिपाली जो नगर निगम की बिल्डिंग होती हैं, अदालत होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, कई सारे जो जो जितनी भी संस्थानें अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई थी, उन सब पर अटैक किया। उसके बाद अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिप्रेसिव और ज़्यादा दमनकारी पॉलिसी अपनाने लगे। और जो सत्याग्रही थे उनके औरतों को मारा, बच्चों को मारा। लगभग 1 लाख लोगों को उस टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गांधी जी ने अपना मूवमेंट को वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी जी ने और इरविन ने एक मीटिंग की थी, उसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे, जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग थी, जिस क्योंकि फर्स्ट को तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था। और गांधी जी मतलब इस एग्रीमेंट में ये था कि जितने भी जो कैदी हैं, मतलब जो भी
पॉलिटिक्स में मतलब जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको जो जेल में उनको निकालना पड़ेगा। जब गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन पहुंचे, तो कॉन्फ्रेंस जो है मतलब इतनी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं हुई थी। मतलब उनको डिसअपॉइंट होकर जब वापस लौटे गांधी जी, तो उन्होंने देखा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए तरीके से इंडियंस को रिप्रेस करना, मतलब बहुत ही दमनकारी पॉलिसी दूसरे तरीके से परेशान करना स्टार्ट कर दिया। वो ये था कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों दोनों को जेल में डाल दिया गया, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया कि भाई कांग्रेस जो है, आप जो काम कर रहे हो वो इलीगल है। गांधी जी ने फिर दोबारा से अपना जो मूवमेंट है दोबारा से स्टार्ट करा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन ये 34 तक आते आते मतलब साल भर के अंदर ही थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो स्लो हो गया। मतलब उस पहले जैसा नहीं चल रहा था, थोड़ा सा इसकी जो मतलब थोड़ा स्लो हो गया। जितने भी लोग थे जो ये जिस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो इस मूवमेंट को कैसे देखते थे, मतलब उनकी कौन कौन थे, कौन कौन से वर्ग थे जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, क्यों जुड़े हुए थे, उनके आइडल कौन थे, और उनकी नज़रों में स्वराज के क्या मायने थे। गाँव में जो गाँव साइड के लोग, मतलब जहाँ अमीर किसान रहा करते थे, जैसे कि गुजरात में पाटीदार और उत्तर प्रदेश में जाट, ये लोग ये लोग कमर्शियल क्रॉप से जुड़े हुए थे। जब खेती बाड़ी में प्रॉब्लम आई, मतलब खेती बाड़ी में कमाई नहीं हो पा रही थी, तो ये टैक्स चुकाने के लिए अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं चुका पा रहे थे सही से। और अंग्रेज़ भी जो हैं, मतलब वो लोग भी इनको मतलब डिस्काउंट नहीं कर रहे थे, मतलब कोई कुछ भी छूट नहीं दे रहे थे कि भैया टैक्स चुकाना ही पड़ेगा तुम्हें। ये सोचकर ये अंग्रेज़ किसान, ये लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हो गए। और इनके जो साथी हैं उनको भी इन्होंने फोर्स करा, इनको भी ये बोला कि यार तुम भी आओ सपोर्ट करो। उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है ये हाई टैक्स के खिलाफ है। लेकिन 1931 में जब आंदोलन बिना टैक्स, मतलब टैक्स के पैसे कम नहीं हुए, जब आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उनको काफ़ी निराशा हुई। जो अमीर किसान है उनको ऐसा लगता था कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये हमारे लिए है और टैक्स को कम करने के लिए है। लेकिन जब 1931 में जब ये मूवमेंट को वापस ले लिया गया, तो बहुत उन्हें निराश हुए थे इस बात को लेकर। लेकिन 1932 में जब दोबारा से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उन अमीर किसानों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया। जो गरीब किसान थे, उन्हें सिर्फ इस बात की डिमांड नहीं थी कि भैया हमारे जो रेवेन्यू है, टैक्स है, उसको कम कर दिया जाए, बल्कि वो लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदारों से ज़मीन किराए पे लेकर भी खेती करते थे। पहला तो ये कि भैया पहले किराए पे लो ज़मीन, उस पर खेती करो, और उसके बाद से टैक्स भी दो। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाली बात थी उनके लिए। और परिस्थितियाँ तब और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब फसल में कुछ गड़बड़ हो जाए मौसम के कारण, बरसात के कारण, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उनकी इच्छा थी कि हमें रेंट ना देना पड़े, और इसीलिए वो कई सारे रेडिकल मूवमेंट में भी जुड़ते थे, जिनको लीड करते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। कांग्रेस जो है, मतलब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने से घबरा रहे थे। नो रेंट कैंपेन का मतलब होता है कि गरीबों को, जो गरीब किसान है और जो एक अमीर किसान है, मतलब गरीब अगर इनको रेंट नहीं देगा, तो इनकी इनकम कैसे होगी। जो अमीर किसान है और जो लैंडलॉर्ड है, अगर अमीर किसान की इनकम नहीं होगी तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि 1931 में ऑलरेडी ऐसा हो चुका था, 32 में, क्यों जब अमीर किसान कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए कांग्रेस भी इस बात से झिझकती थी, थोड़ा घबराती थी। और इसीलिए कांग्रेस और जो गरीब किसान हैं और कांग्रेस के आपस में अनबन चलती रहती थी। अब जो बिज़नेस क्लास है, मतलब जो अमीर वर्ग के लोग बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में ही दिया हुआ है। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से किस तरह से जुड़े हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में खूब पैसा कमाया और बहुत पावरफुल भी बन गए।
उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी इसके खिलाफ थी जो जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, मतलब जो बिज़नेस में रुकावट लाती थी, जो भी पॉलिसी बिज़नेस में रुकावट लाती थी, ये सब उनके खिलाफ होते थे। जैसे कि फॉरेन गुड्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो गया, इन सब के ये लोग खिलाफ होते थे। और इन्होंने मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके हित के लिए इंडिया इंडस्ट्री कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की 1920 में, और इसके तहत 1927 में फिक्की की स्थापना की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और इसको लीड करा था, मतलब ये जो थी ये बिजनेसमैन के लिए थी। इसको लीड करा था पुरुषोत्तम दास और GD बिरला ने। और ये इस बात के काफ़ी खिलाफ थे जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो इंडियन इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। और इन्होंने जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको काफ़ी सपोर्ट करा था। बिज़नेस क्लास के लोग आंदोलन में अपना सपोर्ट भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया करते थे और रिफ्यूज़ किया करते थे, मतलब इसके खिलाफ थे जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो विदेशों से जो सामान आ रहा है। कई सारे बिजनेसमैन स्वराज को इस तरह से देखा करते थे कि भैया अब जो है कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन, मतलब अंग्रेज़ों का जो रिस्ट्रिक्शन है बिज़नेस के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा और अब जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा और अच्छा हम खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल फेल हो गया तो उनकी जो पूरी एक्साइटमेंट है सारी ख़त्म हो गई। और अब उन्हें डर था थोड़ा अशांति का, मतलब अब थोड़े घबरा रहे थे कि यार अशांति का माहौल ना आ जाए। जो वर्किंग ग्रुप है, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में लेबर का काम करते थे, वो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जुड़े थे वो जो नागपुर में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे ज़्यादा लेबर उसी मूवमेंट में जुड़े थे। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं जुड़े। जैसे जैसे मूवमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, अमीर लोग हैं, जैसे जैसे वो लोग करीब आते जा रहे थे, जो वर्कर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो दूर हटते जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े रहे और गांधी थॉट को सपोर्ट करते रहे। जैसे फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना, लो वेजेस के लिए लड़ना। और उन्होंने अपनी जो डिमांड है धीरे से अपनी अपनी डिमांड को भी रख दी कि भैया हमें लो वेजेस मिलते हैं और काम काम की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, हमें काम की कंडीशन में सुधार लाने के लिए भी आवाज़ को उठाया जाए। और रेलवे के कर्मचारियों ने भी प्रोटेस्ट करा 1930 में। छोटे नागपुर में जो वर्कर थे उन्होंने गांधी मतलब गांधी वाली टोपी पहनी और इसका काफ़ी प्रोटेस्ट करा, बाइकआउट कैंपेन का। लेकिन कांग्रेस के जो लोग थे वो अभी भी वर्कर को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब अपनी अपनी मांग, मतलब वर्करों की मांग अपनी मांग के साथ जोड़ते नहीं थे। अब वो उनकी मांग को अलग ही रखते थे। ऐसा उन्हें लगता था कि यदि हम वर्करों की मांग को जोड़ेंगे तो जो जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो हमारे मूवमेंट से अलग हो जाएंगे। मतलब बेचारों गरीब की तब भी नहीं सुनी जाती थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है महिलाओं से रिलेटेड। महिलाओं ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो हज़ारों महिलाएं अपने घर से बाहर आती थीं और इन्हें सुनती थीं। इन्होंने भी काफ़ी मार्च करा और नमक बनाया, साथ ही साथ और और जो फ़ॉरेन कपड़े हैं, उनकी दुकानें हैं, उन लिक्वर शॉप है, उनको पिक्ड करा। और कई सारी महिलाएं देश के लिए जेल भी गईं। इनमें से कौन कौन सी महिलाएं थी जो शहरों में हाई कास्ट की महिलाएं थी और गांव में जो अमीर वर्ग के लोग थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के नेतृत्व में, मतलब गांधी जी के अंडर में ये काम करके इन्हें ऐसा लगता था कि देश की सेवा ही वाकई में रियल सेवा है, मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आने वाले टाइम में महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। महिलाओं ने इतनी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी को ऐसा लगता था कि महिलाओं का असली काम है घर संभालना, एक अच्छी माँ बनना और एक अच्छी वाइफ बनना। और इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने महिलाओं को किसी बड़े पद पर नहीं रखा था, मतलब महिलाओं को बड़ा पद नहीं दिया था। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, हर वर्ग के लोग इस स्वराज से जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि एक ग्रुप है अनटचेबल, जिन्हें छुआछूत जाति का माना जाता था। 1930 के बाद उन्होंने अपने आप को दलित कहना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने दलित को
इग्नोर किया, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि भैया ये लोग ऐसा वर्ग भी है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जो हिंदू में हाई कास्ट के लोग हैं वो मतलब हमारे आंदोलन से, स्वराज वाले आंदोलन से अलग हट जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि अगर ऐसा चलता रहा छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट, तो ऐसे तो 100 साल तक भी स्वराज नहीं आ सकता। उन्होंने गांधी जी ने हरिजन उन दलितों को हरिजन कहा जो अनटचेबल लोग हैं, और उन्हें कहा कि वो भगवान के ही बच्चे हैं। और उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया है कि उनको मंदिरों में एंट्री मिले, पब्लिक वेल में जो सामाजिक कुएं होते हैं उनमें पानी निकाला जाए, रोड और स्कूल्स में उन्हें मतलब रोड है, स्कूल है, मतलब उन हर प्रकार की उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और उन्होंने उनके सम्मान के लिए टॉयलेट भी साफ़ की थी। और उन्होंने ये सब कहा था जो अपर कास्ट के लोगों के अनटच द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी को त्याग देना चाहिए, मतलब जो छुआछूत का पाप है उसको छोड़ दो। लेकिन कई सारे दलित लीडर ऐसे हैं जो डिफरेंट सॉल्यूशन चाहते थे। उन्होंने अपने आप को एक करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इसकी डिमांड रखी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इलेक्टोरेट में भी उनको सीट मिले, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनका बिलीव था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही इन सारी प्रॉब्लम को जो सोशल डिस्टेंस है उन्हें दूर कर सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में नागपुर में इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था इसमें बड़ी संख्या में दलितों ने भी भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी दलितों के उद्धार के लिए, मतलब ये संस्था दलितों के लिए थी। जब सेकंड राउंड टेबल हुई थी तो महात्मा गांधी से भीमराव अंबेडकर की काफ़ी बहस चली थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, मतलब दलितों को भी इलेक्शन में मतलब उनको कुछ मिलना चाहिए कि भैया ये वहाँ की सीटें 1 या 2 सीटें दलितों के लिए रहें रिज़र्व। उनकी काफ़ी इस बात पर बहस चलती रही। लेकिन एट द लास्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ने भीमराव अंबेडकर की बात मान ली। लेकिन गांधी गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ, मतलब इसका मतलब होता है फास्ट अनटू डेथ, मतलब होता है आमरण अनशन तक, मतलब वो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो सोसाइटी में एकता ख़त्म हो जाएगी। फिर एट द लास्ट ये हुआ इसका रिज़ल्ट, भीमराव अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और उन्होंने पुणे पैक्ट पर 1932 में सितंबर में जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें साइन कर दिए। इसमें ये था कि उनको जगह तो मिल गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोट की, लेकिन उनका जो वोट है वो साथ में ही होते थे, जो जैसे सबके साथ जो इलेक्शन होते थे उनके भी साथ में ही होते थे। लेकिन जो दलित मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में, उनको शंका की निगाहों से ही देखती थी। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ऐसी थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। लुकवार्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे वो लोग, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के डेक्लाइन के बाद जब वो थोड़ा सा डाउनफॉल में गया तो कांग्रेस जो मुस्लिम लोग हैं वो कांग्रेस को अपने आप से थोड़ा सा अलग फील करने लगे थे। और 1920 में कांग्रेस जो है वो जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप है उसके थोड़ा करीब आने लगी थी, जो हिंदू महासभा है उसके थोड़ा करीब आने लगी थी। इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में तनाव थोड़ा बढ़ गया और कुछ कुछ जगहों पे दंगे भी हुए, और जैसे जैसे दंगे होते थे आपसी तनाव और ज़्यादा बढ़ जाते थे और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोबारा से री नेगोशिएट एंड अलाइंस करने का सोचा, मतलब दोबारा से एक होने का सोचा, जिसे पॉलिटिकल भाषा में गठबंधन कहते हैं। 1927 में ऐसे फील हो रहा था कि अब जो है अब एकता स्थापित हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था मतलब इलेक्टेड असेंबली का, मतलब जो वोट किसको देना है, मतलब वोट के लिए जो रिजर्वेशन वाली सीट है उसका मुद्दा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम के लिए डिमांड रखी थी जो कि बंगाल और पंजाब में था। और इस बात पर बहस चल ही रही थी कि मतलब और इतने में हिंदू महासभा के एम जयशंकर 1928 में उन्होंने इस बात का खुलकर विरोध करना चालू कर दिया। और इससे क्या हुआ, ये जो मुद्दा ये मुद्दा ही पूरा ख़त्म हो गया।
जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे सस्पिशियस थे, मतलब बहुत सारे बातों को लेकर अविश्वास था, थोड़ा सा डाउटफुल माहौल था। और उस टाइम पर मुस्लिम लीग के लोग जो हैं, मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिलने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कई सारे मुस्लिम लीडर्स को मतलब वो लोग अपने बाकी जो मुसलमान हैं इंडिया में रहते उनको लेकर थोड़ा टेंशन में थे। उनको ऐसा लगता था कि हिंदू मेजोरिटी में ऐसा ना हो उनकी आइडेंटिटी पूरी, उनका कल्चर पूरा ख़त्म हो जाए।